हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज हम बिगिन कर रहे हैं सेकेंड ईयर क्लिनिकल साइकोलॉजी के सिलेबस को। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए। तो पहला जो पेपर है आपका, जिसका कोड है MPCE 011, पेपर का नाम है साइकोपैथोलॉजी। और अभी जो मैंने आपके सामने स्क्रीन ओपन की हुई है, यहाँ पे आपको सारे ही ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। कलेक्शन इन दिस कम्युनिटी में आपको 5 ब्लॉक्स दिख रहे हैं जो कि आपका सिलेबस है। एक बार हम क्विकली ये देख लेते हैं कि पहली बात तो आपके सिलेबस में टोटल 5 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में 4 यूनिट्स हैं। जैसे हम किसी को भी ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक 1 के अंदर यूनिट 1, 2, 3, 4 के नाम से इस तरीके से 5 ब्लॉक्स, हर ब्लॉक में आपके 4 यूनिट्स हैं। तो टोटल मिला के आपके 20 यूनिट्स हो जाते हैं। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर भी अभी कम हो गए हैं फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में। आपने फर्स्ट ईयर में 6 पेपर दिए थे, सेकेंड ईयर में आपको सिर्फ 3 थ्योरी पेपर्स देने हैं अगर अप्लाइड की अभी बात ना करें तो 3 पेपर्स में आपको टोटल 20 यूनिट्स पढ़ने हैं। एक ब्लॉक 4 यूनिट्स, 5 ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय 4, 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स को हम कंप्लीट करेंगे। एक यूनिट को हम 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। जहां जरूरत होगी हम उसको 2 से 3 पार्ट में भी स्प्लिट कर लेंगे बेस्ड ऑन द नीड्स, क्योंकि एक्सप्लेन भी अच्छे से करना है। और जहां पर हमें जरूरत होगी हम वहां उसको बहुत क्विक भी समराइज करने की कोशिश करेंगे। फाउंडेशंस ऑफ साइकोपैथोलॉजी पहला ब्लॉक है और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि साइकोपैथोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे। क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंटल, चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो चलिए फटाफट से हम फर्स्ट यूनिट जो कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी है, इसके आज वीडियो से ऑफिशियली बिगिनिंग कर रहे हैं। ये कुछ इंट्रोडक्शन था जो मुझे आपको बताना था। और क्लिनिकल साइकोलॉजी का सिलेबस अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। क्लिनिकल साइकोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसका जो भी पार्ट हम पढ़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री ही क्यों ना हो, चाहे मेंटल डिसऑर्डर्स का क्लासिफिकेशन हो, डायग्नोसिस हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज सो इंटरेस्टिंग। उसको पढ़ते वक्त बहुत मजा आता है, क्योंकि ह्यूमन के अबनॉर्मेलिटी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी हुई हर अबनॉर्मेलिटी के बारे में हमें क्लिनिकल साइकोलॉजी के सिलेबस के थ्रू पता चलता है। एक और बात मैं आपको ये बता दूं इससे पहले कि हम सिलेबस स्टार्ट करें, क्लास 12th NCERT चैप्टर नंबर 4 जो कि अबनॉर्मेलिटी और डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है, आप उसको एक बार पहले पढ़ सकते हैं। उसके सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। फिर भी उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मेंशन कर दूंगी। मेरा आप लोगों को ये बहुत ही एक प्रेशियस सजेशन है कि आप उसे जरूर देखें। एक बार आपने उस पूरी सीरीज को देख लिया, उसमें बहुत लंबे वीडियोस नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट के हैं, जो कि एक डिसऑर्डर को डिफाइन करते हुए हैं। आपके बहुत काम आएंगे। फिर ये सिलेबस जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने लगेगा। अगर आपने डिसऑर्डर्स के बारे में पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर देख लीजिए, वो आपका बहुत सारा टाइम सेव करेंगे और अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत अच्छा बना देंगे। चलिए अब मैं यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी से शुरू कर रही हूँ। साइकोपैथोलॉजी वर्ड को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है इससे पहले कि हम यूनिट को स्टार्ट करें, क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी को समझे बिना तो पेपर को बिगिन ही नहीं किया जा सकता है। साइकोपैथोलॉजी जुड़ा है आपके मेंटल डिसऑर्डर्स के हर एक उस क्राइटेरिया से, चाहे वो उसका आइडेंटिफिकेशन हो, फिर चाहे उसका ट्रीटमेंट हो, उसका जो भी हो उसमें प्रोसेस हम यूज करते हैं। जिस तरीके से पैथोलॉजी वर्ड का जब हम यूज करते हैं, तो जब हम कहते हैं कि हम पैथोलॉजी में जा रहे हैं, तो पैथोलॉजी में हम क्या करने के लिए जाते हैं? अपने ब्लड का सैंपल देते हैं, तो वहां पे टेस्टिंग होती है और पता चलता है, आइडेंटिफिकेशन हो पाता है कि आपके ब्लड में जो भी आपने टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो भी टेस्ट आप करवा के आए हैं अपने ब्लड का, उस डिसीज के बारे में या उस प्रॉब्लम के बारे में आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसी तरीके से साइकोपैथोलॉजी जो है वो आइडेंटिफिकेशन करके आपको बताती है कि किसी भी पर्सन के अंदर किस तरह की एबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट करती है। आपको ध्यान होगा जब मैंने इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बताया था, आपका सेकेंड ईयर के सिलेबस को ओवरव्यू किया था, तब भी मैंने साइकोपैथोलॉजी में आइडेंटिफिकेशन वर्ड से जोड़ा था। तो हम ये देखेंगे आज के इस यूनिट में, पहले देखेंगे कि साइकोपैथोलॉजी की हिस्ट्री यानी साइकोपैथोलॉजी यानी मेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता था एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट में कितना एंशिएंट जाएंगे हम, इसकी बिगिनिंग को हम बहुत ही एंशिएंट टाइम से ट्रेस करते हैं, पर उसको कोई नाम नहीं दे सकते। आगे चल के वो 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, इसमें तो दिखती है, प्रेजेंट टाइम में दिखती है, अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोचेस अर्ली टाइम में दिखती है। लेकिन जब हम एंशिएंट की बात करते हैं तो वो एंशिएंट की कोई लिमिट नहीं है, मतलब वो कहाँ से स्टार्ट है नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि वो एग्जैक्ट इस टाइम फेज से शुरू हो गई थी, ओरिजिनेशन नहीं पता चलता है, लेकिन हम उसको एंशिएंट नाम देके ये एक तरीके से एक किनारा लगा देते हैं उसका। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एंशिएंट सुपरनैचुरल बिलीफ से। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको ये इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरीके से चीजें होती हैं। अच्छा, हमने साइकोपैथोलॉजी वर्ड तो बोला लेकिन एबनॉर्मेलिटी को नहीं समझा है अभी। मैं आपको ये चीज बता दूं, कोई भी चीज जो नॉर्मल से हटकर है, नॉर्मल से अवे है, वो अबनॉर्मल है। अब क्या क्या एबनॉर्मल हो सकता है? एबनॉर्मेलिटी को जब हम डिफाइन करते हैं
तो हम किसी भी सेंस में कह सकते हैं, जब हम सोशली, अब हम एक सोशल वर्ल्ड में रहते हैं, तो जो लोग सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते उन्हें भी एबनॉर्मल समझा जाता है, दे आर सोशली एबनॉर्मल, राइट। इसी तरीके से जब हम कोई एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो आप किसी क्रिमिनल या क्राइम की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जिस भी टाइप के नॉर्म्स को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम उसी क्राइटेरिया में एबनॉर्मल हो जाते हैं। यही केस फॉलो होता है मेंटल डिसऑर्डर्स के केस में, कि जब हमारा बिहेवियर पर्टिकुलर सिचुएशन के अराउंड नहीं रिवॉल्व हो रहा होता है, उससे डेविएट हो जाता है, उससे अवे हो जाता है, तब उस बिहेवियर को हम अबनॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। ओके, अब आते हैं एंशिएंट सुपरनेचुरल बिलीव, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर को लेकर। मैं इसीलिए आपको एबनॉर्मल बिहेवियर समझा रही थी पहले, कि एबनॉर्मल बिहेवियर को लेकर सुपरनेचुरल बिलीव्स क्या थे पुराने। सुपरनेचुरल बिलीव्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। यहाँ पर ये माना जाता था कि सुपरनेचुरल पावर्स कुछ ऐसी हैं जिन्होंने ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल में किया हुआ है। आज भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोग इन बातों पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि विचेस, डिमोनोलॉजी या तांत्रिक या टोना टोटका, इस टाइप की चीजें लोग मानते हैं। ये उनका अपना बिलीफ है, हम इसे सही या गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नजर से अगर इसे देखें तो ये सब कुछ गलत है। कोई भी नहीं मानता, कोई भी आपको जो डॉक्टर है वो इन सब चीजों के बारे में नहीं बोलेंगे कभी भी कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन सबका अपना बिलीफ है। तो ये बिलीफ तब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंशियंट टाइम में, जब लोग एबनॉर्मल बिहेवियर को कहते थे कि ये किसी शैतान की हरकत है, ये किसी मायावी जाल में फंस गया है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस तरह की टर्मिनोलॉजी को बोलने में, कुछ कॉमिक्स की यादें आ रही है पुराने जो ऐसे हम पढ़ते थे। तो इस तरीके से माना जाने लगा कि जो पर्सन है ये उसके ब्रेन के केमिकल्स का इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम क्या है कि उसके ऊपर किसी का कंट्रोल आ गया है, कोई मायावी शक्ति है। सीरियसली ये वर्ड्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं फिलहाल, क्योंकि मैं खुद भी कभी ऐसे यूज में नहीं लाती हूँ। तो ये कोई मायावी शक्ति है, कोई ऐसी तांत्रिक शक्ति है, कोई भूत प्रेत का साया है जिसने पर्सन के बिहेवियर को कैप्चर किया हुआ है, और वो पर्सन वो खुद नहीं कर रहा है, वो उससे करवाया जा रहा है। जैसे शैतान मूवी अभी एक आई थी जिसमें अजय देवगन का रोल था, उस मूवी में यही चीज तो दिखाई गई थी, आपने अगर मूवी देखी होगी तो उसमें ये, ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि कोई भूत प्रेत जो होते हैं वो इंसान को अपने वश में कर लेते हैं, फिर उसकी अपनी एक्टिविटीज उसके हाथ में नहीं रह जाती। तो इस तरीके के कुछ बिलीव्स थे, इनको आप जब रीड करेंगे तो आप समझ पाएंगे, जिसमें कि सुपरनेचुरल मैजिक, इविल स्पिरिट्स, डिमॉन, मून्स एंड स्टार्स। ये मून स्टार्स का भी बड़ा मजेदार चीज है, मैं भी आपको आगे बताऊंगी। ये सब चीजें होती थी। तो विचक्राफ्ट एंड डिमोनोलॉजी को एक जगह पे क्लस्टर कर दिया है इन्होंने। आप चाहें तो पॉइंटर्स बना के लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में अपने हिसाब से। विचक्राफ्ट एंड डिमोनोलॉजी में माना जाता था कि कुछ विचेस होती थी, शैतानी शक्तियां, जो कि चुड़ैल जिसको बोलते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, वो क्या करती थी, इंसान को अपने वश में कर लेती थी और उससे सारे काम कराती थी। और इसी तरीके से डिमॉन्स होते थे जो इविल स्पिरिट्स होते थे, और वो इंसान को अपने वश में कर लेते थे, जिसकी वजह से पर्सन का पूरा मेंटल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब, डिटोरिएट हो जाती थी। मून एंड स्टार के केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आज भी कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, मैं उसी के हिसाब से अभी बता रही हूँ आपको, कि एक महीने के 2 पक्ष होते हैं, जिसमें हम एक शुक्ल पक्ष होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। एक पक्ष जो होता है वो ब्राइटनेस के लिए माना जाता है, दूसरा जो कृष्ण पक्ष होता है वो थोड़ा डार्कनेस के लिए माना जाता है। तो जो डार्कनेस वाला फेज होता है उसका जो 15th डे होता है, जिसमें अमावस्या होती है, उसके 2 दिन पहले 13, 14, 15 मतलब 13, 14 और 15th डे पर सबसे ज्यादा नेगेटिव जो स्पिरिट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं, और उस टाइम पर बहुत सारे नेगेटिव इस तरीके के काम जो होते हैं वो लोग परफॉर्म करते हैं। तांत्रिक, ये सब चीजें, मायावी शक्तियां जो होती हैं, ये सारी चीजें वर्क करती हैं। और ऐसा बिलीफ होता था, मैं जो बोल रही हूँ उसको ये मत परसीव कर लीजिएगा कि ऐसा होता है, ये मेरा कोई ओपिनियन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे जितने ओपिनियंस हैं वो है जो हमें बताए जा रहे हैं, जो कि स्टडीज के थ्रू निकल कर आए हैं। तो ये माना जाता है, लोग इसको मानते हैं, आज भी बहुत सारे लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं लोगों के माइंड में, क्योंकि ये सब चीजें निकलते निकलते वक्त लेती है, और साइकोलॉजी तो खुद इतनी पुरानी नहीं है। तो होता ये था कि जो अमावस्या वाला फेज होता है उसमें लोग ये मानते हैं कि कुछ नेगेटिविटी होती है बहुत ज्यादा, और उस टाइम पर लोग बहुत सैड फील करते हैं। तो इस तरीके की चीजों को माना जाता था, वो मून एंड स्टार्स से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर फुल मून है, राइट, या फिर जो है ऐसा टाइम है जब बिल्कुल मून गायब हो जाता है, तो वो चीजें पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट करती हैं, उसके हिसाब से इंसान बिहेव करता है। जब अमावस्या का टाइम होता है तो पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, और बाकी का जो पूर्णिमा का टाइम होता है जिसमें पूरा चांद नजर आता है, उसमें इंसान बहुत हैप्पी और खुश होता है। ऐसा बिलीफ माना जाता था। लगा ना आप लोगों को इंटरेस्टिंग? इसीलिए मैं कहती हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरी तो इसीलिए बहुत ज्यादा फेवरेट भी है।
आ जाते हैं मास हिस्टीरिया की तरफ। मेरे ख्याल से मैंने कुछ मिस किया है, नहीं। मास हिस्टीरिया में क्या होता है कि ये ऐसा फिनोमिना है जब ये माना जाता है कि इमोशन, एक्सपीरियंस ऑफ एन इमोशन सीम्स टू स्प्रेड टू दोज इन द सराउंडिंग अराउंड। अगर इंडिविजुअल डरा हुआ है, सैड फीलिंग में है, तो वो अपने आसपास की चीजों को बहुत ज्यादा नेगेटिव लेगा। मतलब जैसे एनवायरमेंट में वो है, उन चीजों की उसका उस पर इफेक्ट आएगा। कहते हैं ना, बुरे के साथ रहने से पर्सन बुरा हो गया, या नेगेटिव लोगों के साथ रह के नेगेटिव हो गया, तो वो चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये जो सुपरनेचुरल मॉडल है, ये आज भी माना जाता है, बहुत लोग मानते हैं। और इनके बारे में ये जितनी बातें हैं, ये चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपको बिगिनिंग में ही मिलेंगी। वो पूरा चैप्टर आपके इस पूरे पेपर का एक सीक्वेंस में चलता है। अगर आपने वो पूरा पेपर पढ़ लिया, मैं आपको गारंटी से बात कह रही हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, सिर्फ उस पेपर को पढ़ के ये फर्स्ट पेपर क्लियर किया है। तो सोच के देखिए कि कितना डीप में उसमें होगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है वहां पे भी। अब आते हैं बायोलॉजिकल मॉडल। अब कोई भी समय होता है, वो गुजर जाता है, हमेशा तो रहता नहीं है। इसी तरीके से ये सुपरनेचुरल बिलीफ्स धीरे धीरे फेड आउट होने लगे। अब क्या हुआ, हमारे साइकोलॉजी की फील्ड में रिसर्चर्स आए, उन्होंने बायोलॉजिकल मॉडल्स देने शुरू किए। पर इसकी शुरुआत उस टाइम के साथ साथ होने लगी थी। ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया में अंधेरा छाया था, बुराइयां छाई थी, सब कुछ बुरा बुरा हो रहा था, फिर सडनली एकदम से कोई लैंप जल गया। ऐसा नहीं हुआ, चीजें साथ साथ चल रही थी, मगर कोई चीज ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है किसी टाइम पे, तो वो वाला जो फेज था, उसमें वो फेज बहुत डोमिनेटिंग हो गया था। मगर बायोलॉजिकल मॉडल्स धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी। जब बायोलॉजिकल मॉडल आए तो सबसे पहले शुरुआत में हिप्पोक्रेट्स और गैलेन का नाम आता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जितने भी टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के जो 4 फ्लूइड्स होते हैं, उनमें किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी होने से होते हैं। अब क्या है ये 4 फ्लूइड्स और कैसे उनकी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, या क्या उनका बैलेंस और इम्बैलेंस होता है। गैलेन और हिप्पोक्रेट्स का ये कहना था, ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे बेसिकली, और इनका ये कहना था कि हर बॉडी में 4 ह्यूमर्स होते हैं। आपको इनके नाम एग्जैक्ट याद होने चाहिए। मैं चाहती हूँ आप लोग शुरू से ही ये सब याद करते हुए चलें। क्या क्या होते हैं? ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल। इनका कहना था, इनके अनुसार, मतलब जो इनकी बायोलॉजी कहती थी, वो ये कहती थी हर पर्सन के अंदर ये 4 बॉडी फ्लूइड होते हैं, जिसका बैलेंस सब में अलग अलग होता है। मतलब हर जिसका रेशियो सब में अलग अलग होता है। बैलेंस तो ओवरऑल एक ही होता है, पर ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल और येलो बाइल का जो रेशियो होता है, वो सब में अलग अलग होता है। अब रेशियो अलग अलग हुआ, मतलब कोई चीज ज्यादा होगी किसी में तो दूसरे में कम होगी, तीसरी और कम होगी, चौथी और ज्यादा होगी, ऐसे ही तो रेशियो बनता है। तो जिसमें जो भी इन 4 ह्यूमर्स में से ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो भी ज्यादा होगा उस टाइप का टेम्परामेंट उस पर्सन के अंदर होगा। अब आप पूछेंगे ये टेम्परामेंट कहां से आ गया, तो मैं आपको बताती हूँ। इनका ये कहना था कि ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल और येलो बाइल स्पेसिफिक टाइप के टेम्परामेंट क्रिएट करते हैं पर्सन के अंदर। जिससे कहते हैं ना कि उसका खून बड़ा गर्म है, उसे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। ये आपने सुना होगा 100%, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए कि बहुत सारे लोग कैसे कहते हैं उसका खून बहुत गर्म रहता है, वो तो बात बात पे गुस्सा करता है। ये क्या बात बता रही है, ये इससे रिलेट मत कर लीजिएगा, अभी सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। मतलब उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा गुस्से से उबाल आ जाता है और फिर वो रिएक्शन दे देता है। यही चीज इन्होंने बताने की कोशिश की थी कि हर पर्सन के अंदर इससे रिलेटेड एक टेम्परामेंट होता है। कोई पर्सन बहुत कूल रहेगा, कोई पर्सन बहुत ज्यादा आपको हाइपर मिलेगा। क्यों? इनका कहना था कि वो इसके रेशियो की वजह से होता है। अब बात तो इंटरेस्टिंग थी इनकी जो इन्होंने कही। अब इन्होंने कहा कि जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं पर्सन की, वो इस चारों के रेशियो से क्रिएट होती हैं। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से वाला है तो वो तोड़फोड़ मचाएगा, उसके अंदर हमें वायलेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, वो लड़ाई झगड़ा करेगा। फिर वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए वो अबनॉर्मल हो गया। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था अबनॉर्मेलिटी के बारे में। अबनॉर्मेलिटी सिर्फ हमें किसी जो एक जनरली कहते हैं ना कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, बस उतने तक एबनॉर्मेलिटी सीमित नहीं है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, आपको पता चलेगा कंडक्ट डिसऑर्डर्स भी होते हैं कि ये जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं ये भी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। आगे चलिए तो सही आप मेरे साथ इस सीरीज में, आपको ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलेगा कि आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा अच्छा ये सब भी होता है। तो मेरी स्क्रीन ही पूरी गायब हो गई, मैं पढ़ाते पढ़ाते खुद ही इसको एग्जिट कर दिया मैंने। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, हम ये सब बात कर रहे थे। तो जो गैलन थे रोमन फिजिशियन, उन्होंने हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी को अडॉप्ट किया और उसमें ये बताया कि किस तरीके से जो ब्लड है वो हीट को, ब्लैक बाइल ड्राइनेस को, येलो बाइल मॉइस्चर को और फ्लेम कोल्ड को डिफाइन करता है। अब जैसा जैसा इनके अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा वैसा वैसा हमें पर्सन के अंदर उसका टेम्परामेंट, उसका एग्रेशन, उसका बिहेवियर नजर आएगा। ठीक है ना। अब कोई भी फ्लूइड अगर एक्सेस में होगा
जो भी फ्लूइड एक्सेस में होगा वो उस वाले पार्ट को, टेम्परामेंट को हमारे अंदर इंक्रीज कर देगा। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल मॉडल्स आने लगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये हिस्ट्री चल रही है, अभी हिस्ट्री के हमने 2 फेज कवर करे हैं। एक हमने डिमोनोलॉजी वाला पार्ट देखा कि कैसी कैसी बातें होती थी उसमें, फिर हम बायोलॉजिकल फेजेस पे आ गए। अब आता है 19th सेंचुरी। अब आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा हमारी ही दुनिया की बात हो रही है, जिसमें हम कुछ सुने सुने चीजों को जानते हैं। 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जेपी ग्रे और ई क्रैपलिन का नाम आता है। इन्होंने कहा कि जो भी मेंटल डिसऑर्डर है, इंसैनिटी, किसी भी तरीके का पागलपन, was always due to physical causes and emphasis should be on rest and diet, proper room temperature and ventilation। ये उन चीजों की बात करने लगे जो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, हमारी डाइट का पार्ट है, उन चीजों को उन्होंने वैल्यू दी। He even invented the rotary fan and used it at State Hospital in New York। एमिल क्रैपलिन ने डायग्नोसिस और क्लासिफिकेशन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के काफी सारा कंट्रीब्यूशन भी किया है। उन्होंने ये कहा कि ईच साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैड अ डिफरेंट एज ऑफ ऑनसेट एंड टाइम कोर्स टू फॉलो अलोंग विद डिफरेंट क्लस्टर ऑफ प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। ये होता भी है, अभी आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि हर एक डिसऑर्डर के बारे में आपको पता चलेगा। कोई इनिशियल स्टेज पे होता है, कुछ हमारी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, फर्स्ट ईयर में अगर आपने पढ़ा था तो लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर जो आपने पढ़े थे, अगर ध्यान हो थोड़ा बहुत आपको, तो वो किसी भी बच्चे के डेवलपमेंटल फेज में होते हैं, अर्ली एज में होते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। 19th सेंचुरी में हमने किस चीज पे फोकस किया कि जो भी फिजिकल, आई एम सो सॉरी, जो भी मेंटल डिसऑर्डर थे वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से एसोसिएट हो गए, कि उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने पर पर्सन के अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं। 20th सेंचुरी में इंसुलिन शॉक थेरेपी और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इंट्रोडक्शन हुआ। ये वो चीजें हैं जो अब साइकोलॉजी में बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब एज अ ट्रीटमेंट यूज होती हैं, एज अ थेरेपी यूज होती हैं। ये कुछ शॉक थेरेपी और इलेक्ट्रो ईसीटी जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो होती है, इसमें पेशेंट्स को कुछ ऐसे थेरेपीज के क्रॉस ले जाया गया जिससे ये पता चला कि जो प्रॉब्लम है उसको रिकवर किया जा सकता है। अगर किसी पर्सन को इस तरीके के शॉक्स दिए जाते हैं, इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसकी हेल्प से पर्सन को रिकवर किया जा सकता है। एक काइंड ऑफ इस टाइम पर ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा फोकस होने लगा। तो इतना आपने देखा कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट वाले, ये हमें एक तरीके से चीजों के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या क्या किसने किया। आ जाते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोचेस पर। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं जो फॉलो हुई हैं टू अंडरस्टैंड द अबनॉर्मल बिहेवियर, या साइकोपैथोलॉजी हम कह सकते हैं। अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोचेस के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहले एक तो ये देख लेते हैं। Psychological approaches begin with the moral and mental hygiene movement, which advocated human and responsible care of the institutionalized patient and encourage and reinforce social interaction with them। पहले क्या होता था, शुरुआत में जब लोग मेंटली रिटार्डेड जिन्हें समझा जाता था, उनसे बड़ी दूरी बना के रखी जाती थी, उनके पास नहीं जाते थे लोग, या फिर उनके टुवर्ड्स एक ऐसा बिहेवियर था जो नहीं था, होना चाहिए था, मतलब वो अच्छा बिहेवियर नहीं होता था। वो वाला एक फेज था जब साइकोलॉजिकल अप्रोच ये देखी जाती थी। तो उस टाइम पर मेंटल रिफॉर्म्स क्रिएट किए गए, मतलब बहुत सारे लोग इस चीजों में आगे आए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी को ऐसे इडियट बोलते हैं या आप किसी के बारे में इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यू शुड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स सच पीपल जो ऑलरेडी बहुत सारा सफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बदली। मिडिल एज में आते आते मेंटली इल और मेंटली रिटार्डेड लोगों को कॉमनली ल्यूनेटिक्स और इडियट्स कहा जाने लगा, जिसकी वजह से थोड़ा इंटरेस्ट जागा कि किस तरीके से उनकी केयर की जा सकती है, डिस्टर्ब बिहेवियर क्या होता है। 1600 और 1700 आने तक इंसेन असाइलम्स बनने लगे। असाइलम्स बनने के बाद लोगों को धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाने के लिए प्रमोट किया जाने लगा, उनकी केयर को लेके प्रमोशन किया जाने लगा। मतलब आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात क्यों की गई है, कि किस तरीके से हमारा व्यू पॉइंट धीरे धीरे चेंज हुआ है ओवर टाइम। कि जैसे हम लोगों को ये समझते थे कि लोगों के आसपास नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, वो सारे थॉट धीरे धीरे फेड अवे होने लगे और साइकोलॉजिकल लेवल पर लोगों को एक सिंपैथेटिक वे में देखा जाने लगा। और इस फील्ड में बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो गई ये चीज, या लोगों का दिल बहुत अच्छा हो गया उनके टुवर्ड्स। ये चीजें समय के साथ बदलती हैं, कोई भी बड़ा चेंज आता है तो वो टाइम लेता है। तो वही चेंजेस हमें साइकोलॉजिकल लेवल पर देखने को मिले। ओके, जिसमें कि बहुत सारी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की भी अपनी इंपॉर्टेंस रही, उनका भी अपना रोल रहा और उन्होंने भी इस तरीके से वर्क किया। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात करते हैं। साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है वो सिगमुंड फ्रॉइड के टाइम की है, जो कि साइको एनालिसिस से एसोसिएटेड है। अगेन मैं साइको एनालिसिस का भी पूरा एक आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगी,
उसको भी आप अलग से देखिएगा, वो बहुत सारी चीजों को कवर करती है। मैं तो यहाँ पे आज के वीडियो में बहुत ही क्विकली लेकर चलूंगी, लेकिन एक मक्खी जो है ये मेरे क्लास मुझे लेने नहीं दे रही है, आज बड़ा परेशान करके रखा हुआ है इस मक्खी ने। ये जहां भी बैठ जा रही है उस स्क्रीन पे कुछ भी चला रही है, मतलब आज ये मेरे से ज्यादा एक ऐसी मक्खी मेरे रूम में घुस चुकी है जिसने मेरी नाक में पिछले 15 मिनट से दम किया हुआ है। और ये वीडियो इतने पार्ट्स में बन रहा है, इतने कट्स इस वीडियो में आने वाले हैं, आई डोंट नो कैसे होगा। एनीवे, साइको एनालिटिकल अप्रोच की तरफ हम आते हैं। और साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है सिगमंड फ्रॉइड की दी हुई है। उन्होंने हिप्नोसिस क्रिएट किया था, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि जो अबनॉर्मेलिटी है वो कहाँ से अराइज होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिज साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिकल अप्रोच, ह्यूमन की अबनॉर्मेलिटी अराइज होती है उन चीजों से जो उसके अनकॉन्शियस में दबी होती हैं। कई बार हम बहुत सारी फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती है जो हमारे अंदर स्टोर होती जाती हैं, उन्हें हम दबा देते हैं। हम सोचते हैं वो हमारे पास से चली गई, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस में जाके सेव होती चली जाती हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का यही कहना था कि जो भी हमारा मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो उसी अनकॉन्शियस से होता है। अनकॉन्शियस को वो बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे कि मेंटल स्ट्रक्चर का एनालिसिस कैसे क्रिएट होता है, कॉन्शियसनेस के लेवल्स क्या क्या होते हैं, 3 लेवल होते हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, एंग्जाइटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, साइको एनालिटिकल थेरेपी की बात करते हैं। तो एक एक करके इन सबको समझेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो एनालिसिस का वो क्या है। वो 3 चीजों से मिलकर बना है, मतलब हमारे अंदर 3 चीजें मेजॉरिटी में होती हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, जो हमारे स्ट्रक्चर को, हमारी पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। ओके, मेंटल स्ट्रक्चर के एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इड, ईगो और सुपर ईगो 3 चीजें निकल कर आती हैं। ये कहते हैं ये तीनों, इन तीनों का एक रेशियो हमारे अंदर होता है। इड रिप्रेजेंट करता है हमारी जिद को, बचपन को। इड को मैं हमेशा जिद से रिलेट करके समझाती हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जिसकी इड जितनी हाई होगी उसके अंदर वो जिद्दी वालापन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर आती है दूसरी चीज आती है ईगो। ईगो का मतलब होता है जब हम रैशनली समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज सही है, ये गलत है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में मिडिल एज तक आते आते ईगो को एक्वायर कर लेते हैं। बचपने में हमें इड ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि जिद हमारी वहीं पर ज्यादा होती है, पर ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की जिद तो जीवन भर नहीं जाती है, तो उनके अंदर इड हमेशा हाई रहती है। फिर आता है सुपर ईगो, मतलब ईगो के आगे सुपर लग गया। हम चीजों को रैशनली तो समझ ही रहे हैं पर उससे मॉरली भी समझ रहे हैं। जैसे सही गलत को हम समझ रहे हैं तो वो हमारी ईगो है, लेकिन सही गलत में भी कुछ चीजें आइडियलिस्टिकली ऐड हो जाती हैं, वो उसका मॉरल वाला पार्ट उसमें इंक्लूड हो जाता है। इड ईगो को और सुपर ईगो को समझने के लिए आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। यहाँ इस आपके जो सिलेबस में मैं चीजें लेके चल रही हूँ, इसके अंदर छोटी छोटी बारीक इतनी चीजें हैं कि जिसको आपको कवर करना बहुत जरूरी है। जितना बारीकी से आप इसे समझेंगे उतना ही अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। पर मैं ये भी मान के चल रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वो सब ये चीजें जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं आपने, वो सब वो चीजें कुछ अलग नहीं है। तो इस वजह से मैं सिलेबस को थोड़ा उस तरीके से भी लेके चल रही हूँ, क्योंकि बहुत बारीकी पे अगर हम चले जाएंगे ना, बहुत एक एक चीज को, इससे बेहतर ये होगा कि वो चीजें जहां मैंने आपको पहले समझाई हुई है मैं उनके वीडियो के लिंक्स आपको दूं। ये ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियो लिंक मैं आपको रेफर कर रही हूँ उसे आपको जरूर देखना है, वो आपके सिलेबस का ही पार्ट है। ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ ना पढ़ा के आपको उस लिंक को दे दिया, जिससे कि मेरा भी टाइम सेव हो गया और आपका भी टाइम यहाँ से इस वीडियो से थोड़ा सेव हो गया, है ना। तो इस तरीके से समझिएगा उस चीज को, ये मत सोचिएगा कि वो लिंक है नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ लिया बहुत है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को एटलीस्ट निपटारे के लिए नहीं पढ़ सकते कि चलो पढ़ के खत्म करें तो चलो पेपर दे के आ जाएं। इस अप्रोच से मत पढ़िएगा। फिर अगर ऐसा मूड है तो आप इजी नोट से पढ़ लीजिएगा, वो आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए होते हैं। चलिए, तो मैं कहाँ थी, मैं खुद भी बीच बीच में घूम जा रही हूँ, लेकिन अभी मैं कहीं घूमी नहीं हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किसी भी पर्सन के अंदर हमें इड, ईगो और सुपर ईगो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल अप्रोच, और इन तीनों से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। इन तीनों का रेशियो इम्प्रॉपर होने पर किसी भी पर्सन के अंदर एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, यानी कि अगेन हम अपने टॉपिक पर हैं साइकोपैथोलॉजी पर। तो सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं कि इन तीनों चीजों का एक प्रॉपर रेशियो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। जब बात चलती है इड की, तो ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को क्रिएट करती है, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, किसी चीज को पाने की जिद, पागलपन, जुनून, वो चीजों को इड रिप्रेजेंट करती है। इसको तुरंत चीजें चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहती है कि मुझे तुरंत चाहिए। और सबसे तुरंत वाला कौन होता है? बच्चा होता है। छोटा बच्चा जो होता है उसको उसी समय चाहिए, उसी समय चाहिए, वो 1 मिनट कभी सब्र नहीं करना चाहता। वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इड के अंदर की जो एनर्जी होती है उसको हम लिबिडो भी कहते हैं। इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और प्राइमरीली प्रोसेस करने के बाद उसको फुलफिल कराने के लिए जिद कराना, ये इसका काम होता है।
ओके जो इड का थिंकिंग पैटर्न होता है वो जनरली इलॉजिकल होता है, इरेशनल होता है, इमोशनली इमेच्योर होता है और प्योरली सेल्फिश होता है। ये चारों चीजें आपको बच्चों में देखने को मिलेंगी। बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल इलॉजिकल बात करेंगे। मुझे इस टाइम पर इस पहाड़ पे चढ़ना है, तो बहुत इलॉजिकल बात है जो बच्चा कह रहा है, अगर वो वहां पे नहीं चढ़ सकता, ऑफ कोर्स पहाड़ भी फिर उतना ही ऊंचा होना चाहिए। इरेशनल है कि अभी ये काम हम नहीं कर सकते, तो वो इरेशनल भी हो सकता है। इमोशनल इमेच्योरिटी होती है, किसी भी काम को करने की जिद करना, नहीं पता उसके बाद क्या होगा। और सेल्फिश मतलब मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, मैं ये करना चाहता हूं तो करना चाहता हूँ। और ये चीजें जब बड़ों में हम देखते हैं ना, ऐसी एज पर जो उनके लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं, तभी हम कहते हैं कि वो पर्सन अबनॉर्मल है। मैं आपको एक चीज के अराउंड घुमाती रहूंगी, बार बार ये बताती रहूंगी कि अबनॉर्मैलिटी केवल किसी चीज के डिटेक्ट होने से ही नहीं होती है, ये हमें लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में नजर आएगी। हमारे लोगों के संग रिलेशनशिप में नजर आएगी। जैसे आपने देखा होगा रिलेशनशिप्स में क्या होता है, कई बार मेल या फीमेल दोनों में से किसी की तरफ से भी हो सकता है, एक पार्टनर दूसरे पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, अपने मन की चलाना, मेरे हिसाब से चलो, सब कुछ ऐसा करो, दूसरे पर्सन का सांस लेना मुश्किल कर देता है। तो क्या वो नॉर्मल बिहेवियर है? वो नहीं है। हमने अबनॉर्मैलिटी को कहां आइडेंटिफाई कर लिया? रिलेशनशिप में कर लिया। फैमिली रिलेशंस में भी होता है, भाई बहनों के बीच हो सकता है, पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। पेरेंट्स का बच्चे के टुवर्ड्स ऐसा बिहेवियर जो नहीं होना चाहिए, अबनॉर्मल है। ये सब चीजें अबनॉर्मैलिटी हैं जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है साइकोपैथोलॉजी के थ्रू, जो कि आपका पेपर 1 है। मेरे ख्याल से आप रिलेट कर पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, है ना। अब जो इड होती है उसकी बहुत ही सेल्फिश और डेंजरस ड्राइव होती है, क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है गलत है, उसे तो चाहिए तो चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है, ईगो आती है। ईगो कब आती है? ईगो आती है वक्त के साथ, जब इंसान 2-4 चीजों में परेशान होकर बैठता है ना, फिर धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगता है, और ये उम्र के साथ होता है। सिगमंड फ्रॉइड खुद भी ये कहते हैं कि चीजें वक्त के साथ बदलती हैं, और फिर पर्सन के अंदर जब ईगो अराइज होती है, ईगो हमेशा इड से ही निकलती है। कोई भी पर्सन जब हद से ज्यादा जिद कर लेगा और जब से नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो ये मान लेगा कि ये तो मुझे मिल ही नहीं सकती। तो ऐसे केस में ईगो अराइज हो चुकी है। ईगो अराइज होने के साथ साथ वो हमें ये बताती है कि क्या चीज लॉजिकल है, क्या रीजनेबल है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से। और इस तरीके से जो ईगो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, जो कि इड और इड के हमारे साथ में हो रहे थे। ठीक है। ईगो के साथ साथ आती है सुपर ईगो, जो कि हमें ये बताती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई बात तो ठीक है, पर क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसा करने से किसी का नुकसान हो सकता है, ऐसा करने से हम इमोशनली हर्ट हो सकते हैं, ऐसा करने से हमारे फ्यूचर में लॉस हो सकता है। ये मैं किसी भी बात के रिस्पेक्ट में कह रही हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे सुपर ईगो आ जाती है। फिर हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की। जिस डीपर लेवल पे जाके मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा प्लान आज यूनिट 1 का पूरा सिलेबस, मतलब यूनिट 1 को पूरा कवर करने का था, वो मुझे खुद ही होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं छोटा सा ब्रेक लूंगी। वैसे तो एक मक्खी ने मुझे घुमा घुमा के बहुत ब्रेक दिलाए हैं इस वीडियो में, आपको पता नहीं चल पाया होगा काफी जगह पर, लेकिन मैं अब इस वाले पोर्शन के बाद वीडियो को थोड़ा ब्रेक करूंगी, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम आज क्लास में डिस्टर्ब हो गया है। और लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और स्टेजेस के बाद मैं एक बार क्विकली देख लूं यहाँ पे। एंग्जाइटी डिफेंस मैकेनिज्म, काफी बड़ा टॉपिक है ये तो, और हाँ मुझे यहीं पे ओवर करना पड़ेगा, जबकि मैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आराम से खत्म कर सकती थी। ह्यूमनिस्टिक और बिहेवियरल अप्रोच के साथ में ज्यादा कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से 2 ही अप्रोचेस हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा साइको एनालिटिकल का यहाँ पार्ट ब्रेक करूंगी आज। मैं क्या ब्रेक करूंगी? मैं अपना फेवरेट टॉपिक ब्रेक करूंगी, जो कि है डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अगले वीडियो में जब आऊंगी, आप भी इस वीडियो के खत्म होने के बाद मेरे लौट के आने का वेट करेंगे कि मैम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाइए, बहुत मजा आपको आएगा। चलिए 2 टॉपिक खत्म करते हैं। एक तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस 3 होते हैं सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। सबसे ऊपर आता है कॉन्शियसनेस, जो हम प्रेजेंट में जानते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर आता है हमारा उसके नीचे वाला प्री कॉन्शियसनेस, जो हमारा मेमोरी की फॉर्म में होता है, मतलब 2 दिन पहले हम कहाँ थे, हमने क्या किया था, हम सब बता सकते हैं। थोड़ा सा पीछे की अनकॉन्शियस वो होता है जो सबसे डीप रूटेड है, जहां चीजें इतनी गहराई में जा चुकी हैं जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। तो वो हमारे कॉन्शियसनेस के 3 लेवल्स होते हैं। फिर आता है स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये एक प्रॉपर थ्योरी है। टोटल 5 स्टेजेस होती हैं जो बच्चों के अंदर, बच्चों के यानी बचपन से शुरू हो जाती है किसी भी पर्सन के अंदर, और ये हमारे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे पहले ओरल स्टेज आती है, जो कि बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक होती है। हर एक स्टेज में, जो सिगमंड फ्रॉइड ने ये 5 स्टेजेस बताई हैं, इसमें हर एक स्टेज में किसी ना किसी टाइप का ग्रेटिफिकेशन हो रहा होता है, किसी ना किसी टाइप का प्लेजर हम फील करते हैं। जैसे बच्चा जो है ओरल स्टेज में जब थंब सकिंग करता है, बाइट करता है, तो उसको प्लेजर फील होता है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं अपनी थ्योरी में, है ना। यहाँ पे माउथ के थ्रू ज्यादातर होता है, नेल बाइटिंग, पेंसिल को चबाना, पेपर को चबाना, ये सब चीजें होती हैं। एनल स्टेज में जब बच्चा आता है, तो या बच्चा ही होता है वो, 2 to 3 इयर्स के ये फेज होता है।
इसमें बच्चे के अंदर एक तरीके की प्रॉब्लम जो है अराइज होने लगती है, तो टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी बिगिन हो जाती है। इस टाइम पर वो बच्चा जो होता है वो चाहता है कि मुझे बेबी की तरह से ट्रीट किया जाए, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि अब ये कुछ चीजों को अपने आप करना सीखे। तो ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें बच्चा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर क्रिएट होने लगते हैं इंटरनली, लेकिन बोवल मूवमेंट में बच्चे को प्लेजर फील होता है, तो यहाँ पे वो प्लेजरेबल एक्टिविटी हो जाती है। फैलिक स्टेज आती है। फैलिक स्टेज एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जिसमें बॉयज जो होते हैं वो मदर के टुवर्ड्स ज्यादा लव शो करते हैं और गर्ल्स जो होती है वो फादर के टुवर्ड्स लव शो करती हैं। ऐसा हम सभी बच्चों में होते हुए आज भी देखते हैं कि जो कहते हैं पापा की परी, तो वैसे ही वाला सीन रहता है कि बेटियां जो होती हैं वो फादर के टुवर्ड्स, मेल पेरेंट्स के टुवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाती हैं। ये फैलिक स्टेज में होता है और इस टाइम पर बच्चे को अपने जेंडर का भी बहुत अच्छे से एहसास हो जाता है और क्यों है वो ऐसा भी महसूस होने लगता है कि वाई एम अ गर्ल एंड वाई एम अ बॉय बिकॉज ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स दे हैव। उसके बाद लेटेंसी की स्टेज आती है। यहाँ पे लेटेंसी का जो पीरियड होता है 5 से 12 इयर्स का, इसमें जो सेक्स ड्राइव्स होती है वो पूरी तरीके से सप्रेस हो जाती हैं। बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है और जेनिटल स्टेज जब आती है तो सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्यूबर्टी का वो टाइम होता है, बच्चे सेक्सुअल मेच्योरिटी को गेन करते हैं और इस वजह से वो समझ पाते हैं कि अब हमें ऑपोजिट सेक्स के साथ कैसे बिहेव करना है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर भी बदल जाता है। जैसे कि अगर हम इस स्टेज में बात करें फैलिक स्टेज में, तो गर्ल्स एंड बॉयज आपस में किसी भी तरीके से बिहेव करते हैं, उसे पता तो है कि आई एम अ गर्ल एंड ही इज अ बॉय, बट वो उस बिहेवियर में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। लेकिन यहाँ जेनिटल स्टेज तक आते आते उनके अंदर ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अब डिफेंस मैकेनिज्म से मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, आज के लिए बस इतना ही है। मेरे ख्याल से आपको मजा तो आ ही रहा होगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी हमेशा से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो सभी को पसंद आती है जो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एक चीज मैं आपसे और कहूंगी कि जो भी आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो बुक की लाइन बाय लाइन में नहीं चली हूं, मैंने टॉपिक को लेकर आपको एक्सप्लेन किया है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार आपसे जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। और कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर कोई भी आपका कमेंट रहेगा उस टाइम तक तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, नहीं तो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में मैं वहां पे आंसर कर दूंगी। तो मिलेंगे आपसे डिफेंस मैकेनिज्म के साथ में, लेकिन ध्यान रखिएगा जितनी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दी है उन्हें मिस नहीं करना है। ये वीडियो देखने के बाद भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जरूर देखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।